नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक मानता हूं मैं। पूरे संविधान को अगर पढ़ना है तो संविधान को पढ़ने के संबंध में मैं मानता हूं कि सबसे पहले ये टॉपिक जो मैं आज लेने जा रहा हूं, ये टॉपिक सबसे मूलभूत टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक हमेशा आपको पूरे संविधान को समझने में बहुत मदद करता है। उसके जो आर्टिकल्स होते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि आप जब भी तैयारी करें, चाहे भली से भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 को पढ़ने से पहले भी भारतीय संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उस टॉपिक को जरूर पढ़ना चाहिए, उसको गहराई से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना ज़रूरी है। उनके साथ में फिर भारतीय संविधान में उनमें से कौन से कॉन्सेप्ट हमने इंक्लूड कर रखे हैं, हमारे संविधान की क्या स्थिति है, किन किन चीज़ों का मिश्रण है, ये बातें हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक संविधान को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो अतः मेरा कहना यह है कि हमेशा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए सबसे पहले संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, जो अपने आप में एक तरह से पूरा सार है, एसेंस है। हालांकि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या सार या निचोड़ या दर्शन कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रस्तावना में तो उद्देश्य दे दिया, प्रस्तावना में उसका एसेंस निकाल लिया, निचोड़ लिया, लेकिन उस प्रस्तावना के अंदर जो बातें छुपी हुई हैं, या हम कहें पूरे संविधान के अंदर जो बातें इनडायरेक्ट रूप से उसमें इनहेरेंट है, उन बातों को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है संविधान की मूलभूत विशेषताओं को पढ़ना। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं आपके सामने, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो है संविधान की मूलभूत विशेषताएं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और मैं जीरो लेवल से बात करूँगा, विद कॉन्सेप्चुअल सारी बातें करूँगा, और बातें करते हुए मैं इसको टॉप लेवल पे, चाहे किसी भी आईएएस लेवल तक की किसी एग्ज़ाम में, या नेट जीआरएफ की एग्ज़ाम, या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम, चाहे वो किसी टीचर ग्रेड में आए, मतलब हर लेवल को इसमें साथ लेकर के चलूँगा। हर एक एग्ज़ाम के लिए मेरी क्लास उपयोगी होगी। ये टॉपिक मैं अपने आप में काफ़ी डिटेल से लेता हूँ। एक एक पॉइंट पे अपन लोग बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बातों को समझने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बड़े ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे। मेरा दावा है, अगर आपने उस पैटर्न को फॉलो किया, उस तरह से मेहनत की, निश्चित रूप से ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, और आपको संविधान को पढ़ने में, समझने में मदद मिलेगी। ना केवल मदद मिलेगी बल्कि आपकी संविधान के प्रति रुचि भी डेवलप हो जाएगी। दूसरे देशों के संविधानों से भी मैं आपका इस टॉपिक को कंपैरिजन करते हुए आपको पढ़ाऊँगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें नई भी मिलेंगी, बहुत बेसिक बातें भी मिलेंगी, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मिलेंगी। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, चाहे तो हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। मूलभूत विशेषताएं। दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में वैसे तो आप सब लोगों को बेसिक जानकारी है, लेकिन एक बार मैं मोटे तौर पे भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को पॉइंट वाइज आपके सामने लेके चल रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा और डिस्कस करूँगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप सब जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है, वो भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। दोस्तों, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हम लोग पढ़ेंगे लिखित एवं औपचारिक संविधान। भारत का संविधान लिखित है एवं औपचारिक। लिखित एवं
तीसरी विशेषता हम पढ़ेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है। एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल से मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा दोस्तों। एक बार पहले सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, आपके सामने मैं आपके प्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने एक बार कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बातें समझनी है, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। फिर इसके बाद में दोस्तों संवैधानिक स्रोत या संविधान के बहुत सारे स्रोत, विभिन्न स्रोत, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों एकात्मकता की ओर और झुकाव वाली, एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय, या इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता या संवैधानिक सर्वोच्चता का समन्वय, इसको हम दूसरे शब्दों में भी संबोधित कर सकते हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे संबोधित कर सकते हैं, क्यों कहते हैं इसको इस तरह से, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। उसके बाद दोस्तों संविधान की विशेषताओं में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पंथ निरपेक्षता के बाद में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार के बाद दोस्तों हमारा 11 टॉपिक होगा। 11वें नंबर पे हम मौलिक कर्तव्यों की भी बात करेंगे। मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग आपातकालीन उपबंध, प्रावधानों की बात करेंगे। उसके पश्चात हम लोग दोस्तों सार्वभौमिक या सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसकी भी बात करेंगे। विभिन्न देशों से कंपैरिजन करते हुए इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे त्रिस्तरीय
शासन व्यवस्था या सरकार, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था या सरकार। और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था या सरकार के पश्चात फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विभिन्न संस्थाएं या स्वतंत्र निकाय, विभिन्न संस्थाएं या निकाय। इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पे यहाँ बीच में मैंने छोड़ दिया, वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता दोस्तों, ये विभिन्न विशेषताएं हैं। आप लोग जितना अध्ययन करेंगे, जितना गहराई से आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, जितना आप उसका एनालिसिस करेंगे, ये विशेषताओं की संख्या बढ़ सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 15 या 16 ही हैं। किसी बुक में ये कम भी दे रखी होती है, किसी बुक में ये ज़्यादा भी दे रखी होती है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इनकी जगह और 2-3 विशेषताएं और ऐड कर दूं या 2-3 विशेषताएं कम भी बता दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप ये कहें कि किसी गाइड में, किसी किताब में साहब 13 ही दे रखी हैं, 12 दे रखी हैं, या किसी बुक में और भी ज़्यादा दे रखी हैं, तो वो सब कुछ सही है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि राइटर कौन है, लिखने वाले ने कौन कौन सी विशेषताओं को महत्वपूर्ण मान रहा है, कौन कौन सी को नहीं मान रहा है, ये राइटर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे जो एनालिसिस करने वाले संविधानवेत्ता हैं उन पे डिपेंड करता है। तो ये जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं मतलब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आप मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कैसे समझेंगे, मेरी क्या क्या क्वालिटीज। आप मेरे बारे में जितना अध्ययन करेंगे उतनी ही आपको नई नई बातें पता लगती जाएंगी। आप मेरा एनालिसिस करते जाओगे, नई नई बातें निकालते जाओगे, उतनी ही मेरी विशेषताएं आती चली जाएंगी। तो सेम स्थिति है यहाँ पर भारतीय संविधान का। जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना गहराई से आप जानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही विशेषताएं आपके सामने आती हुई चली जाएंगी। दोस्तों, मैंने अभी लगभग 15-16 जो ये विशेषताएं आपके सामने रखी हैं, इन विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे। और इनकी बात करते हुए फिर हम लोग एक एक को डिटेल में काफ़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तब जा कर के हम लोग भारतीय संविधान को काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। और ये टॉपिक जो है, मैंने आपको हमेशा कहता हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ दोस्तों, कि मैं ये संविधान की विशेषताएं जो टॉपिक है, इसको अक्सर काफ़ी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। एक एक पॉइंट पर हमको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम लोग वापस से एक एक टॉपिक को पुनः बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए, पहले तो अपन बात करें कि भारतीय संविधान है क्या। मैं विशेषता पे तो थोड़ी देर में आता हूँ, उससे पहले भारतीय संविधान की बात करें कि संविधान है क्या, संविधान क्या होता है। हालांकि जब मैं आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ाऊंगा, जब भी संविधान सभा टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, तो संविधान सभा वाले टॉपिक में मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूँ कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी नींव कहाँ से पड़ी। ना केवल भारत में नींव पड़ी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वैश्विक जगत में पहली बार संविधान या संविधानवाद की बातें कहाँ पर स्टार्ट हुई थी। ब्रिटेन के अंदर स्टार्ट हुई थी, आपको पता है, मैग्ना कार्टा की बात थी। वहाँ से इन चीज़ों की चर्चा की जाती है। संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, वो एक अलग वीडियो के अंदर आप लोग हमेशा मेरे साथ में, जब भी मेरी क्लास है, जब भी मौका मिलेगा आपको देखिएगा, और उस वीडियो में आपको वो क्लास मिल जाएगी दोस्तों, उसमें डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि संविधान होता क्या है। संविधान होता क्या है दोस्तों, संविधान क्यों जरूरी है। संविधान, हालांकि मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता कि बहुत ही छोटे कि सम प्लस विधान, मतलब एक अच्छा लिखित संविधान, एक अच्छे तरीके से सोच समझ के तार्किक रूप से सभी के हित में जो कानून बना दिए जाते हैं, नियम बना दिए जाते हैं, वही संविधान होता है। ये सब मैं समझता हूँ कि आप सब जानते हैं। दोस्तों, संविधान क्यों आवश्यक है, क्या कारण है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या कारण है। दोस्तों, कोई भी जो समाज है, पहले आपको याद होगा, आपने कहा थोड़ा इतिहास की जानकारी रखी है,
तो इतिहास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऋग्वैदिक काल में समाज जो है छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, कबीलाई समाज हुआ करता था। कबीलाई समाज के अंदर कबीले के ऊपर एक ही कबीले का सरदार हुआ करता था, उसके कुछ मंत्रीगण हुआ करते थे। एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर भी थी दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर भी थी, राजनीतिक व्यवस्था आज भी है। मुश्किल से 100, 200, 500 लोगों के कबीले के ऊपर लोगों के ऊपर एक सरदार होता था, उनको मैनेज करना बहुत आसान होता था। उसमें एक ही सोसाइटी के, एक ही समाज के एक जैसे ही लोग रहते थे। अलग अलग सोसाइटियों के अपने अपने कबीले होते थे। बाद में समय के साथ में चीज़ें चेंज होती गई, विकास का पहिया आगे बढ़ता गया, विभिन्न लोग जो है समाज जो है आपस में जुड़ने लग गए, विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म, संस्कृति के लोग एक साथ रहने लगे और उन पर शासन करने वाली एक बड़ी ताकतवर राजनीतिक सत्ता का जन्म हो गया। राजनीतिक सत्ता ने अपना राज्य की अवधारणा का रूप ले लिया और राज्य की अवधारणा के अंदर आपको पता है कि राज्य की अवधारणा का एक व्यापक और बड़ी अवधारणा होती है और राज्य की अवधारणा के अंदर बहुत सारे लोग जो है विभिन्न धर्मों के, विभिन्न मान भाषाओं के, विभिन्न संस्कृतियों के अनुयायी जो है एक साथ रहते हैं। अब इन एक साथ रहने वाले लोगों के लिए एक कानून व्यवस्था बनाए रखना, उनके विकासात्मक कार्य, उनके दुख दर्द को दूर करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन लोगों के बारे में सोच सके, समझ सके, उन लोगों का ध्यान रख सके। राजा और प्रजा का जो संबंध है, जैसा कि कौटिल्य ने कहा, जैसा कि अर्थशास्त्र में कहा कि राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित होता है। मतलब राजा का काम जो है, राजा जो राज करने के लिए नहीं आता बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए आता है। राजत्व का सिद्धांत हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, उसमें ये माना जाता था कि ईश्वर ने राजा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जनता का पालन करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए यहाँ अवतरित किया है। वहीं से राजा की बातों को सब लोग, आम जनता मानती थी, विश्वास करती थी। लेकिन समय के साथ में वो राजा लोग अत्याचारी, अन्यायी या अपन कहें तानाशाह डिक्टेटरशिप के रूप में या विलासी प्रवृत्ति के हुए, उससे जो है व्यवस्थाएं चेंज हुई। और व्यवस्थाएं चेंज होने का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि बहुत सारी जो राजाशाही या राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो अब जनता की चुनी हुई सरकारों में कन्वर्ट हो गई, लोकतंत्र या प्रजातंत्र में कन्वर्ट हो गई। आज दुनिया के अधिकांश देशों में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र के अंदर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, शासन चलाते हैं। तो दोस्तों, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार कैसे चलाएं, शासन कैसे चलाएं, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इस देश में कानून का शासन होना चाहिए। किसका शासन होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। और दोस्तों, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी समाज का, जो बड़े समाज हैं, बड़े देश हैं या छोटे देश हैं, कोई भी देश हो, ये डिपेंड करता है वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। दोस्तों, संविधान जो है सबसे पहले ज़रूरी है वहाँ पर शासन चलाने के लिए। इतने सारे लोगों को उस समाज के अंदर सबको शासन में समान भागीदारी प्रदान करते हुए और जनता के हित में शासन व्यवस्था को निष्पक्ष और तटस्थ भाव से संचालित करने के लिए ज़रूरी है कि निष्पक्ष और तटस्थ कानून जो सभी के लिए समान हो और वो कानून सर्वोच्च हो, उस कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो, ऐसी एक कानून की आवश्यकता होती है। और ऐसे कानून को ही जो सोच समझ करके तार्किक रूप से निष्पक्ष और तटस्थ भाव से सभी के हित में बनाया गया हुआ होता है, ऐसे कानून को ही जिसके अधीन पूरे उस राज्य की, समाज की पूरी जनता आती है, वो जनता, वो समाज, वो शासन चलाने वाले लोग भी उस संविधान के अधीन आते हों, उससे ऊपर नहीं हों, ऐसे उस कानून को ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों, संविधान किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आप जानते हैं, बहुत सिंपल सी बातें, कॉमन सी बातें हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा
बेस बनाने के लिए, एक स्टार्टिंग करने के लिए, कुछ मैं अपनी बात को जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना चाहता हूँ, बेसिक से शुरुआत करना चाहता हूँ, उसके लिए ये बातें बताना ज़रूरी थी। आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना ज़रूरी था। मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए रिकॉल की है। जब मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेज लेता हूँ तो उसमें राज्य की संकल्पना या संविधानवाद की बातें करता हूं, तो वहाँ पे इसको और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाते हैं। उतना डिटेल में मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, केवल शॉर्ट में मैंने आपको क्रक्स बताया कि ये होता क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि संविधान। तो संविधान किसी भी देश का, किसी भी राज्य का संविधान जरूर होता है। दोस्तों, वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर ये बात अलग है कि संविधान जो है, ये संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। मतलब लिखित संविधान का मतलब, अभी थोड़ी देर में आपको जब दूसरा टॉपिक समझाऊंगा वहाँ पे लिखित और अलिखित का मतलब समझा दूंगा। लेकिन पहले केवल इतना सा ध्यान रख लें कि संविधान हर राज्य का, हर देश का, राज्य शब्द का मतलब यहाँ देश से ही है दोस्तों। तो प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक समाज का कोई ना कोई संविधान होता है, चाहे वो लिखित में हो चाहे वो अलिखित में हो। तो संविधान किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसको फॉलो करना पूरे देश के या राज्य के लोगों का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, ये उन्हीं के हित में होता है। तो दोस्तों, संविधान जो होता है किसी देश का, राज्य का, समाज का सर्वोच्च कानून होता है, जिस कानून के अनुसार उस समाज की, उस राज्य की, उस देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है और लोगों के कल्याण और हितों का संरक्षण किया जाता है। ऐसे सर्वोच्च कानून को हम लोग क्या कह देते हैं, वो संविधान कह देते हैं। और संविधान जो है, संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, ये बात की बात है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला पॉइंट है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। दोस्तों, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है भारत का संविधान। जैसा नाम से ही आपको टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर हेडिंग दिख रहा है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। विस्तृत संविधान। अब दोस्तों, ये बात ठीक है, आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान की बात करें तो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। क्यों है ये? हम लोग कुछ फैक्चुअल बातें पहले तो ये करेंगे कि विस्तृत संविधान कैसे है, क्यों इसको विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, सबसे बड़ा संविधान हम मानते हैं, क्यों मानते हैं हम लोग उसको। दोस्तों, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान क्यों मानते हैं, और दूसरी बात, इतना विस्तृत क्यों बनाया, इतना बड़ा संविधान क्यों बनाया हमारे यहाँ पर, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, ये हमें पता होना चाहिए। क्यों, कब, कैसे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अगर अच्छे से पता है तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान में सबसे पहले तो ये बता दूं कि भारत का जब संविधान निर्माण हुआ था, दो स्थितियां बताते हैं कि इसको बड़ा क्यों कहते हैं। बड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कितने भाग थे? भाग 22 भाग थे। संविधान में 22 भाग थे। अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? अनुसूचियों की संख्या है 8। जब निर्माण हुआ था, निर्माण होने का मतलब हुआ, आपको याद होगा, निर्माण की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान निर्मित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अंगीकृत किया गया था, निर्मित हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो मैं अभी कंडीशन आपको बता रहा हूं, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी? 8। ये उस समय की स्थिति बता रहा हूं। अगर मैं यहां एक और शब्द जोड़ दूं, संविधान संशोधन 0, तो जब संविधान लागू ही हुआ है, बनाया ही गया है,
तो हैंड टू हैंड बनाने के साथ में ही संविधान संशोधन कैसे हो जाएगा? तो उस समय 26 जनवरी 1950 को संविधान संशोधन जो है कितने थे? 0 थे। तो उस समय जब 22 भाग 19 अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8, अगर आज की बात करूं मैं आपके सामने, आज हमारे जो संविधान की स्थिति बात करें तो वास्तविकता ये है, वर्तमान स्थिति की बात करूं मैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण के समय और वर्तमान में, दो पार्ट में हम इसका अध्ययन करते हैं। निर्माण के समय की बात करूं मैं तो निर्माण के समय मैंने बताया कि इसमें भाग 22 थे। आपको अनुच्छेद मैंने अभी अभी बताए 395 थे और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में भी आज भी भारतीय संविधान के मूल भाग, भारतीय संविधान के मूल भाग जो है, मेनली जो भाग है, आज भी 22 ही हैं दोस्तों। मूल भाग आज भी 22 हैं। अनुच्छेद भी मूलतया आज भी 395 ही है। 396वां अनुच्छेद नहीं बना। अगर कोई है किसी किताब में लिखा कि इसे संविधान में लिखा तो मुझे दिखा दीजिएगा। 396वां अनुच्छेद नहीं है। और अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो अनुसूचियां जो हैं, यहाँ अनुसूचियां 12 हो गई हैं, 4 अनुसूचियां एक्स्ट्रा जुड़ गई हैं। दोस्तों मूल भाग तो आज भी 22 हैं, अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या 12 है। और जहां संविधान संशोधन 0 थे, अब वहां संविधान संशोधनों की संख्या बढ़ गई है। संविधान 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 104 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं दोस्तों। हम इनकी चर्चा करेंगे जहाँ जहाँ पे आएगा। हो सकता है कि आपकी एग्जाम होगी तब तक इनकी संख्या, संविधान संशोधन अधिनियमों की संख्या 104 से बढ़ के 105, 106 भी हो जाए। तो जो लेटेस्ट आप लोगों को उस टाइम पे जब आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, क्लास का जब एंड होगा, तब तक जो भी स्थिति होगी मैं आपको लास्ट में एग्जैक्ट स्थिति उस समय तक बता दूंगा कि 105 है या 106 है या 104 ही है, क्या स्थिति रहेगी। लेकिन वर्तमान में अभी तक 104 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ अब बात करें हम लोग कि सर बहुत सी किताबों में लिखा रहता है, बहुत सी बुक्स में लिखा रहता है कि 450 से ज़्यादा, 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। फिर ये क्या मतलब हुआ, इसकी क्या कहानी है? दोस्तों इसकी कहानी ये है कि सीधी सी बात है, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जब कहा कि मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ 8 हैं, संविधान संशोधन 0 है मूल संविधान के टाइम पे। लेकिन आज की स्थिति में हम बात करें तो यहाँ संविधान संशोधनों की संख्या 104 संविधान संशोधन हुए हैं। मतलब संविधान में कोई ना कोई चेंज हुआ है। और संविधान में अगर चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित रूप से जो संविधान में परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो बहुत सारे पार्ट या अनुच्छेद इसमें हटाए भी गए होंगे, कुछ अनुच्छेद या पार्ट इसमें जोड़े भी गए होंगे। तो दोस्तों इन जोड़ना या घटाना, जो संविधान में बहुत से पार्ट जोड़े या हटाए गए, उन सबको अगर हम मोटे तौर पर देख लें तो आज के टाइम में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक समय में कुल की बात कर लें, मूल भाग तो आज भी इतने ही हैं, लेकिन उन भागों के नंबरों की संख्या को गिन लें, उन भागों के नंबरों को गिन लें। मूल भाग तो 22 ही हैं, लेकिन कोई भाग है, जैसे भाग 9 है तो 9A जोड़ दिया, 4 है तो 4A जोड़ दिया, 9B जोड़ दिया, 14B जोड़ दिया। तो इनको अगर हम काउंट कर ले तो फिर संख्या हो जाती है कितनी? 22 और 4 26 कितनी हो जाती है? देखो कौन कौन से भाग जोड़ दिए गए, भाग एक्स्ट्रा जो जोड़े गए हैं,
जो नए भाग जोड़े गए हैं, नए भाग शुरुआत से बात कर लें, 4A मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42 संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 9A, भाग 9B, आपको पता भाग 9A में क्या था, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 9B को जो सहकारी समितियां हैं, 9B के अंदर सहकारी समितियों को इसके अंदर शामिल किया गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दोस्तों इसी तरीके से भाग 14A अधिकरण 323A से 323B तक अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स की हमने बात की हुई है। तो अधिकरण जो है कैट वगैरह जो होती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उनको हमने इसमें ऐड किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया है। तो ये 4 जोड़े गए हैं, तो 4 जोड़ दें तो 22 प्लस कितने हो गए, 22 प्लस 4 इक्वल टू 26। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने जो एक भाग है, भाग 7वां भाग है, वो हमने निकाल भी दिया है, हटा दिया गया है। तो 7वें भाग को हमने हटा दिया है, तो इसलिए एक भाग को हम इसमें से माइनस कर दें। जो 7वां नंबर का जो भाग है, भाग 7 जो है हमने इसमें से माइनस कर दिया, हटा दिया गया है। इसलिए टोटल जो भागों की संख्या है वो कितनी है, 25 है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर भाग 7 को हटा दिया गया है और संविधान जो संशोधन हुए हैं उन संशोधनों के पश्चात आज की डेट में 25 भाग हैं। टोटल संख्या जो है, अगर ओवरऑल जो भागों को सब ABCD वगैरह सबको काउंट कर ले तो टोटल 25 है, लेकिन मूल भाग आज भी कितने हैं, 22 हैं दोस्तों। मूल भाग आज भी संविधान के अंदर 22 हैं, यहाँ 25 भाग हैं। अब बात करें हम लोग, बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल जोड़े भी गए और बहुत सारे वो आर्टिकल यहाँ पर हटा दिए गए। बहुत सारे आर्टिकल जो जोड़े हटाए गए उनके तहत आज के टाइम में लगभग हम लोग बात करते हैं संविधान में मूल अनुच्छेद तो आज भी 395 है, लेकिन कुल संख्या जो हटाने और जोड़ने के बाद में जो चीज़ें हुई हैं लगभग 465 जो हो अनुच्छेद हैं आज संविधान में ओवरऑल ABCD वगैरह के रूप में जो जुड़े हुए हैं, उन सबको काउंट कर लें तो उसमें जो किताबें, ऑथेंटिक किताबें हैं जो डाटा देती हैं वो 465 का देती हैं। 465 से भी अधिक हो सकते हैं, 465 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आगे चल के और कोई संविधान संशोधन हो गया और उसमें कोई और प्रोविज़न जोड़ दिया गया तो ये डाटा चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये फिक्स नहीं होता और कभी भी एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा डाउटफुल होता है वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि जिस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस समय क्वेश्चन के समय उसमें संविधान में कितने संशोधन हो गए, संशोधन के बाद में कौन सा अनुच्छेद उसमें जोड़ दिया गया है, कौन सा हटा दिया गया है, उस पर संख्या डिपेंड करती है, क्या स्थिति रहती है, ये उस समय की कंडीशंस पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा था कि ये संख्यात्मक बात कर रहा था, मैं आप लोगों को संख्यात्मक बात कर रहा हूँ। आज भी मूल संविधान के अंदर भाग 22 हैं, 395 अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं। हाँ, 12 अनुसूचियाँ जो पहले वाली अनुसूचियाँ थी, इनमें अब 4 अनुसूचियाँ 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ दी गई हैं। आपको पता होगा 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 11वीं किससे संबंधित है और 12वीं किससे संबंधित है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है। दोस्तों आपको पता होगा कि 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से रोकने के लिए ये अनुसूची की बात की गई। दल बदल के लिए जो निरोधक बातें जो है 10वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। इनकी जहां उचित टाइम पे चर्चा होगी वहां पे हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये बातें क्लियर हो जाएंगी। साथियों
अब हम लोग एक फैक्ट पे चल रहे थे, कितने अनुच्छेद हैं, क्या है, क्या स्थिति है, वो मैंने आपको सारी बोर्ड पे क्लियर कर दी है, आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। अब बात ये आती है कि इतने संविधान, इतने आर्टिकल हमारे संविधान में है, लगभग अपन मान लीजिए 465, बल्कि 465 से भी ज़्यादा ही ऊपर बैठेंगे। ये आर्टिकल्स जो हैं, ये आर्टिकल्स इतने सारे एक ही देश के संविधान में है, भारत के संविधान में है। इतने आर्टिकल, इतने भाग, इतने संशोधन, इतनी अनुसूचियाँ दुनिया के किसी भी संविधान में मौजूद नहीं है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी संविधान में मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें हम लोग दूसरे देशों से। दोस्तों, मैं सबसे पहला कंपैरिजन जो आपके सामने करूंगा, मैं छोटे देशों से तो करूंगा ही नहीं, छोटे देशों से, बहुत छोटे देशों से नहीं करूंगा, मैं उन देशों से कंपैरिजन करूंगा जिन देशों का आकार, ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी बड़ी है, जिन देशों की जनसंख्या भी अपने आप में काफ़ी है, या जिनका क्षेत्रफल अपने आप में महाद्वीप के जैसा है, तो भारत से बड़े हैं आकार में, उन देशों के संविधान से कंपैरिजन करूं। और सबसे पहला कंपैरिजन मैं आपका कर रहा हूं अमेरिका से, यूएसए। दोस्तों, यूएसए विश्व का पहला लिखित संविधान जो बना था, जो औपचारिक संविधान बना था, पहला लिखित औपचारिक संविधान अमेरिका का संविधान है। 1789 में संविधान लागू हुआ था, 1787 में बना था, 1789 में वहाँ का संविधान लागू हुआ था। मैंने आपको बताया 1789 में संविधान लागू हुआ। दोस्तों, 1789 में जो इनका संविधान लागू हुआ, और आपको पता है यूएसए विश्व का महाशक्ति, विश्व की महाशक्ति आज के टाइम में, और ये महाशक्ति हालांकि अब बहुध्रुवीय व्यवस्था डेवलप हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखने को मिलता है, तो ये अच्छी बात भी है। अब अमेरिका का हीजमनी जो है थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम देखें, अब उसको चुनौती के रूप में रूस, चीन वगैरह और अन्य जो पावर हैं वो आर्थिक रूप से सैन्य ताकत के रूप में उभर करके उसको वापस से चुनौती दे रही है। जो शीत युद्ध के पश्चात 90s के दशक में, 90 और 2000 के दशक में जो एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी, अब वो बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर वापस से कन्वर्ट हो रही है। दोस्तों, यूएसए फिर भी आज भी एक महाशक्ति है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। दोस्तों, सैन्य ताकत भी सबसे बड़ी मानी जाती है अमेरिका को। तो यहाँ पर यूएसए जो है, जो 1789 में पहला संविधान बनाने वाला देश है, पहला संविधान तैयार करने वाला देश है, उस देश के संविधान में अगर आप देखें तो पूरा नॉर्थ अमेरिका केवल दो ही भागों में, दो ही पार्टों में, एक तरह से मोटे तौर पे दो लोग, एक कनाडा में और दूसरा किसमें, अमेरिका में, यूएसए के अंदर बटा हुआ है। दोस्तों, यूएसए का क्षेत्रफल भारत से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसके बावजूद भी अमेरिका के संविधान के अंदर केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं, और ये टोटल 12 पेज में लिखा हुआ है। पूरा संविधान केवल 12 पेज में लिखा हुआ है, और अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? केवल 7 ही अनुच्छेद इसमें पाए जाते हैं, केवल 7 ही अनुच्छेद है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना बड़ा देश, संविधानों की संख्या कितनी है? मात्र संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 7, 12 पेज में। मतलब जेब में लेके संविधान घूम सकते हैं आप लोग, जेब में लेके संविधान घूम सकते हैं। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ स्टूडेंट्स को, कई बार क्लासेज में पढ़ाते समय मजाक में कहता हूँ कि अमेरिका का संविधान पहले तो 7 अनुच्छेद में, 7 अनुच्छेदों को याद करना आसान है, 395 को याद करना बहुत मुश्किल है। वो भी याद नहीं हो, 7 भी नहीं हो, तो छोटी सी चिट बना के भी ले जाया जा सकता है कहीं पे। ये मजाक की बात है, ऐसा करना नहीं है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि 7 ही अनुच्छेद है और 12 पेज में टोटल संविधान लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि अमेरिका का जो संविधान है, वो संविधान में अभी तक आज तक केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं, 27 संविधान संशोधन हुए हैं। इसकी चर्चा मैं भी थोड़ी देर बाद दोबारा से करूँगा। इसकी चर्चा 27 संविधान संशोधन कैसे हुए, कब, इनकी भी चर्चा मैं बाद में करूँगा। जब नम्यता और कठोरता का मिश्रण की जब मैं बात करूँगा तो वहाँ पे वापस कंपैरिजन करूँगा अमेरिका के संविधान से, तब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं आपको कह रहा था कि यूएसए के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। वहीं यूएसए के अलावा जो
एक और देश, एक और बड़ा देश जो अपने आप में एक महाद्वीप के समान है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में अभी तक जो मूल अभी भी 128 अनुच्छेद हैं, 128 अनुच्छेद हैं। केवल 128 अनुच्छेद किसमें है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है। और दूसरे एक बड़े देश, हमारे पड़ोसी की बात कर ले, हमारे बड़े भाई की बात कर ले, हिंदी चीनी भाई भाई हम बहुत कर रहे थे, लेकिन बड़ा भाई बड़ा खतरनाक निकला। बड़े भाई ने हमसे धोखा कर दिया, बड़े भाई ने हमको चोट पहुंचा दी। और आज भी बड़ा भाई हमेशा बड़ा होने का एहसास हमको कराने की कोशिश करता है, आंखें दिखाने की कोशिश करता है, उसका पेट भरता ही नहीं है। हमेशा बड़ा भाई छोटे भाई की ज़मीन जायदाद संसाधनों को हड़पने की कोशिश करता है, उसकी नीयत ख़राब रहती है। उस बड़े भाई चीन की बात कर रहा हूँ। हमारी तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा बड़ा भाई भी बदमाश है और हमारा छोटा भाई भी बदमाश है। पाकिस्तान, हमारा छोटा भाई, बड़ा भाई पाकिस्तान, दोनों भाई बदमाश हैं और हम लोग बीच की स्थिति में हैं, हम लोग दोनों जगह से पिस रहे हैं। दोस्तों, चीन की बात करें तो चीन के संविधान में जो अनुच्छेद है, इतना बड़ा देश है, अभी तक 138 अनुच्छेद हैं, 138 अनुच्छेद हैं, 138 अनुच्छेद हैं। एक और अमेरिका का पड़ोसी देश जो ऊपर की साइड में, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वो है कनाडा। कनाडा की हम बात करें तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े बड़े देश होने के बावजूद भी इनके संविधानों में अनुच्छेदों की संख्या बहुत कम है। इनके संविधानों में अनुच्छेदों की संख्या बहुत कम है। हमारे देश के संविधान में, मूल संविधान में अपने आप में 395 अनुच्छेद थे, कहाँ अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, इसलिए अगर हम बात करें दुनिया के किसी भी देश के संविधान में इतने सारे अनुच्छेद नहीं है जितने भारत के संविधान में, इसलिए भारत के संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, बड़ा संविधान है। अब बात आती है कि ये बात तो समझ में आ गई, मोटे तौर पे हमको ये बात समझ में आ गई कि विस्तृत संविधान है भारत का संविधान। अब बात हम ये करें कि ये संविधान इतना विस्तृत क्यों है, हमारा संविधान विश्व के अन्य संविधानों से बड़ा क्यों है, जबकि ज्योग्राफिकली कंडीशन जो है हमसे भी बड़ी बड़ी कंडीशन वाले देश जो है उनमें छोटा संविधान है, हमारा संविधान बहुत बड़ा है। भैया, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान जो है विस्तृत क्यों है। भारतीय संविधान विस्तृत क्यों है, इतना बड़ा क्यों है? सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग यही कह सकते हैं दोस्तों कि शुरुआत से बात करें हम लोग, इतना बड़ा संविधान हमको जो मिला है, सबसे पहली बात जो मैं आपको करना चाहता हूं, सबसे पहली बात जो बताना चाहता हूं वो ये है कि भारत का संविधान इतना विस्तृत, इतना बड़ा क्यों है। इसका बड़ा होने का कारण ये है क्योंकि भारतीय संविधान बेसिकली एक यकायक उत्पन्न होने वाली चीज़ नहीं है। भारतीय संविधान अचानक से उत्पन्न नहीं हुआ। ये बात ठीक है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि भारत में एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसने 2 साल 11 माह और 18 दिन तक काम किया और भारत का संविधान बना दिया। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये संविधान सभा ने औपचारिक रूप दिया था, संविधान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही ये संवैधानिक स्ट्रक्चर है, संवैधानिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो भी कुछ डेवलप हो गई थी वो पहले से अंग्रेजों के टाइम पे ही, औपनिवेशिक काल में ही डेवलप हो गई थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये देखो कि भारत के संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है ना, इन 395 अनुच्छेदों में से अधिकांश अनुच्छेद जो उसका लगभग 2/3 हिस्सा किसका, 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम पर, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। 1935 के अधिनियम से लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेद हमने न्यों की त्यों या उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके एक्सेप्ट कर लिए हैं।
250 से ज़्यादा अनुच्छेद कहाँ से लिए हमने? 1935 के एक्ट से लिए हैं। 1935 के अधिनियम से हमने 250 या उससे ज़्यादा आर्टिकल्स हमने वहाँ से लिए हैं। तो आप सोचिए हमारा जो संविधान है वो अंग्रेज़ों के टाइम के जो एक्ट थे, अधिनियम थे, उन अधिनियमों पर ही आधारित है। हमने हमारा संविधान न्यों की त्यों बिल्कुल नए सिरे से नई चीज़ नहीं बनाई है। हमने जो अच्छी चीज़ें, जो अंग्रेज़ों ने जो स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया था, जो शासन व्यवस्था बना दी थी, जो संवैधानिक जो कानून बना दिए थे, उन्हीं कानूनों में चेंज करते हुए, उन्हीं को कोई अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए, उनमें सुधार करते हुए या उनको यों की त्यों अपनाते हुए अगर हमारे लिए उपयोगी हैं तो उनको हमने हमारे संविधान के अंदर जगह दी। यानी भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान कोई यकायक उत्पन्न होने वाली चीज़ नहीं है। भारत का संविधान एक लंबे समय के विकास के दौर की कहानी है। भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ दोस्तों, वो आप अगर देखेंगे इसकी जड़ें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1935 तो है ही, 1935 के बाद में 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वगैरह, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सब विकास के क्रम में 1773, 1781, 1784, फिर 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947। इतने सारे अधिनियम आए थे, इतने सारे एक्ट आए थे, इतनी सारे बहुत सारी संवैधानिक, मैं कहूँगा कि लगभग 200 सालों का एक विकासात्मक दौर चला था। भारत में शासन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो लगभग 200 वर्षों की कहानी है। पिछले लगभग 200 वर्षों के कहानी के बाद में फिर उसको एक संविधान सभा के माध्यम से क्या किया गया, एक अंतिम रूप दिया गया देश को आज़ाद करके, और इस संवैधानिक व्यवस्था के आधार पे ही इसी को अपनाते हुए, इसी में चेंज करते हुए हमने एक नया संविधान बनाया। लेकिन उस संविधान का आधार, उस संविधान का जो बेस था वो 1935 का अधिनियम, इस अंग्रेज़ों की जो टाइम पे विकसित की गई शासन प्रशासनिक व्यवस्था थी, वही इसके आधार थी। और अंग्रेज़ों ने हमारे देश को, इतने बड़े देश को, इतनी विविधतापूर्ण देश को चलाने के लिए, जनता की सभी मांगों को धीरे धीरे पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाने के लिए या जनता को ठंडे छींटे देने के लिए जो रियायतें दी, जनहित के लिए जो कानून बनाए, रियायतें, स्वतंत्रताएं दी, वो सब चीज़ें जो अच्छाइयाँ थीं, उन सारी अच्छाइयों को यहाँ पर धीरे धीरे करके हमने संविधान के अंदर भी जो अंग्रेज़ों के टाइम के 1935 के अधिनियम, 1947 के अधिनियम में चीज़ें आई थी, उन चीज़ों को हमने अपना लिया था। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान के विस्तृत होने का एक जो कारण है, सबसे पहला कारण जो है वो मैं ये कहूँगा सबसे पहले कारण के रूप में कि ये एक 200 साल के विकास के दौर की कहानी है। ये यकायक निर्मित नहीं हुआ, ये समय के साथ में औपनिवेशिक काल में विकास के दौर में एक स्वतः विकसित हुआ, समय के साथ में विकसित हुआ संविधान है, जिसमें समय के साथ बहुत सारे प्रोविजंस जोड़े गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं डेवलप की गई। और इस तरह से हमारे संविधान का जो आज भी 2/3 हिस्सा है, हम मानते हैं कि ये 1935 के अधिनियम पर 395 अनुच्छेदों में से आप सोच के देखिए कि 250 अनुच्छेद जो हैं, लगभग 250 अनुच्छेद हमने 1935 के अधिनियम से अपना रखे हैं। तो यहाँ पर ये बात इसको 250 अधिनियमों की ओर लेके जाती है। 250 आर्टिकल्स जो है यहाँ से आ जाते हैं। तो यही अपने आप में इसको विश्व का सबसे विस्तृत संविधान बनाने की ओर महत्वपूर्ण कारण के रूप में हमारे सामने स्पष्ट नज़र आती है। दोस्तों, आप लोगों को 1935 के अधिनियम वाला पॉइंट समझ में आया। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट है हमारा भारत का भौतिक विस्तार एवं सांस्कृतिक विविधता। भौतिक विस्तार एवं सांस्कृतिक विविधता। दोस्तों, भौतिक विस्तार एवं सांस्कृतिक विविधता का क्या मतलब हुआ? भारत, अगर आप देखें, आप हालांकि एक रफली सा मैं डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, एक समझने के लिए अपन बात करें।
मैं एक रफली सा डायग्राम आपको इंडिया की बात करें, हालांकि प्रॉपर नहीं है, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी एक रफली सा डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश की है। आप देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक हम बात करें, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र आ जाता है, ये तटीय क्षेत्र आ जाता है, ये तटीय क्षेत्र आ जाता है, ये पठारी क्षेत्र आ जाता है, यहाँ भी पर्वतीय कुछ क्षेत्र है, यहाँ कुछ दलदलीय क्षेत्र, ये बंगाल का क्षेत्र आ गया, उसी से जैसी संस्कृति है, यहाँ की जनसंख्या है, जोग्राफिकल कंडीशन है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर पहाड़ी जलवायु वनस्पति पाई जाती है। हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र भी है, मैदानी वनस्पति फसलें वगैरह सारी चीज़ें हैं, रेगिस्तानी भी है, यहाँ पर आपको पता है दलदलीय क्षेत्र या अपन कहें तटीय क्षेत्र वगैरह भी है, पठारी क्षेत्र भी है, मैदानी, मतलब हिंदुस्तान, भारत जो है विविधतापूर्ण प्रदेशों का क्षेत्र है। यहाँ पर सारी विविधताएं जो विश्व के अंदर जिस तरह की वनस्पति या जलवायु पाई जाती है, अधिकांश जलवायु वनस्पति के कुछ न कुछ लक्षण यहाँ पर मौजूद हैं, पाए जाते हैं। आपको पता है कि कोई भी समाज या संस्कृति जो है ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में ही, ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में ही डेवलप होती है। वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की धार्मिक व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सब कुछ जो डेवलप होती है वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है, ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में ही होती है। भौतिक संरचना या ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक कंडीशंस पे निर्भर करती है। दोस्तों, इतने बड़े प्रदेश के अंदर आपको ये पता है, यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, कोई उत्तराखंड का पहाड़ी है, कोई इधर गोरखा वगैरह है, इधर कोई नागा है, कोई असमी है, कोई मिजो है, अलग अलग जाति, यहाँ कोई बंगाली है, यहाँ कोई बिहार यूपी का रहने वाला है, अवधी है, कोई यहाँ पर राजस्थानी है, राजपूताना क्षेत्र के हैं, कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई आंध्र है, कोई तमिल है। विभिन्न संस्कृति वाले, भाषा वाले, सोच वाले, धर्म वाले लोग जो यहाँ पर रहते हैं पूरे देश के अंदर। अब आप सोच के देखिए कि पूरे देश के लिए जो विभिन्न विविधतापूर्ण संस्कृति, विविधतापूर्ण जो भौगोलिक कंडीशंस हैं, इन सब कंडीशंस के लिए अगर पूरे देश में शासन व्यवस्था का केंद्र एक ही जगह से चलाया जाए, पूरे देश के लिए शासन व्यवस्था दिल्ली से चलाई जाए, पूरे देश का शासन केवल एक ही कानून से चलाया जाए, एक ही संविधान से चलाया जाए, तो सभी वर्गों के हितों का ध्यान में रखना जरूरी है, सभी को उसमें समाहित करना जरूरी है, सभी के बारे में बातें करना, सभी के भविष्य को ध्यान में रखना, सभी भाषा, संस्कृति, सारी कंडीशंस को, उनका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों को ध्यान में रख करके जब कानून बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से कानून का बड़ा होना स्वाभाविक है। दोस्तों, आप कहेंगे सर ज्योग्राफी और ये भौगोलिक कंडीशंस तो दूसरे देशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, या हम दूसरे अमेरिका वगैरह की बात करें वहाँ पे भी है, इस तरह की बातें तो वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ का संविधान छोटा क्यों है? दोस्तों, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि या तो अमेरिका की मैं बात करूँ, क्योंकि चीन की तो कंडीशन अलग ही है, चीन को मैं उतना लोकतांत्रिक देश नहीं मानता, वहाँ पर आज भी एक ही पार्टी का हमेशा एक शासन होता है, साम्यवादी पार्टी का ही शासन है, उसी का संविधान चलता है। तो अपन अमेरिका से कंपेरिजन करें, एक बड़ा देश है और बड़ा लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र का बड़ा समर्थक माना जाता है, तो उसी से कंपेरिजन करें। अमेरिका लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, अमेरिका को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, हालांकि भारत को लोकतंत्र में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र का जो पैरवी करने वाला, विश्व में अगुवाई करने वाला देश कौन है? अमेरिका। तो उससे हम बात करें तो अमेरिका के अंदर केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के संविधान अलग है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों के अपने अपने संविधान अलग हैं, और केंद्र सरकार यानी संघ सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके संविधान अलग हैं। हमारे देश के अंदर पूरे देश में किसी भी राज्य को अलग से संविधान बनाने का अधिकार नहीं है, पूरे देश का संविधान एक ही है, उसी संविधान से चलता है। पहले केवल जम्मू कश्मीर के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन अब उसको भी हमने हटा दिया है, हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि दूसरा पॉइंट क्या हुआ
कि हमारा जो संविधान है पूरे देश के लिए एकल संविधान है। देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन, भाषाई विविधता, भौगोलिक विविधता, भाषाई सांस्कृतिक विविधता, इन सबको ध्यान में रखते हुए इन सबको विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को, लोगों को, सबको शामिल करते हुए अगर संविधान बनाएंगे और एक ही संविधान बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके संविधान के प्रावधान ज़्यादा होने की संभावना रहती है। होगा ही होगा, निश्चित है, सुनिश्चित है। इसलिए भारतीय संविधान ज़्यादा विस्तृत और ज़्यादा व्यापक है। दोस्तों, मैं समझता हूँ दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पहला पॉइंट मैंने बताया विकास की कहानी 1935 के अधिनियम पर आधारित। दूसरी बात बताई ज्योग्राफिकल कंडीशन। तीसरी बात मैंने इसी में शामिल कर दी कि पूरे देश के लिए एकल संविधान है। पूरे देश के लिए एकल संविधान है, राज्यों का संविधान अलग नहीं है। वहाँ अमेरिका के अंदर सबसे कम आर्टिकल इसलिए क्योंकि संघ सरकार के पास पावर कम है। अधिकांश शक्तियाँ, अधिकांश विषय जो है शासन व्यवस्था के, वो राज्यों को सौंप दिए गए हैं। वहाँ राज्यों का, प्रत्येक राज्य का अपना अपना संविधान है, तो वहाँ के संविधान अलग है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं पाया जाता। प्योर फेडरल व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है, हमारे यहाँ पर प्योर फेडरल व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इसकी चर्चा मैं आगे वाले पॉइंट पे करूँगा। आगे पॉइंट आएगा जहाँ पर भी उचित जगह है वहाँ पर उसकी चर्चा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, आपको से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान बड़ा क्यों है। दूसरा, एक और बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बात करें हम लोग संविधान के बारे में, तो तीसरी बात क्या हो गई, एकल संविधान। और चौथी बात कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया, आपने कभी संविधान सभा को गहराई से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप जितने भी संविधानवेत्ता, संविधान सभा में जितने भी लोग शामिल थे, सारे के सारे बैरिस्टर लोग थे, वकील लोग थे, एडवोकेट लोग थे, जो विभिन्न देशों का संविधानों का अध्ययन किया। 60 से ज़्यादा संविधानों का अध्ययन किया था हमारे संविधानवेत्ताओं ने, संविधान सभा ने। 60 देशों के संविधान, उससे भी ज़्यादा संविधानों का अध्ययन करके जब कोई चीज़ निकाली जाएगी, उनमें से हमारे काम का लिया जाएगा, उनको वापस चेंज किया जाएगा, अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि भारत का संविधान में सभी की चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को समाहित किया जाएगा तो उसके बड़े होने की संभावना होती है। मतलब भारत का संविधान जो है वो संविधान विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया, विधि विशेषज्ञों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा, वकीलों के द्वारा ये बनाया गया था। इसके कारण भी उनकी जो विषय की विशेषज्ञता थी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने एक हर छोटी छोटी बात को हमारे संविधान में शामिल किया ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी उत्पन्न ना हो सके, देश के विकास में ना रुकावट आ सके, जनता के हितों का कोई तानाशाही रवैये से नुकसान नहीं पहुंचा सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था। संविधानवेत्ताओं ने, बड़े बड़े वकीलों ने, विशेषज्ञों ने विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों को यहाँ पर लेके आए थे। इसलिए हमारा संविधान जो है कैसा है, विस्तृत संविधान है। हम ये कहेंगे कि संविधान का निर्माण संविधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया, न कि राजनेताओं के द्वारा। विशेषज्ञों, वकीलों के द्वारा, एडवोकेटों के द्वारा किया गया। ये भी एक कारण है भारतीय संविधान के विस्तृत होने का। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान विस्तृत है, इतना काफ़ी विस्तृत होने के पीछे ये प्रमुख कारण है। और भी एक दो कारण है दोस्तों। बहुत सारे देश जो मैंने आपको अभी नाम बताए थे विभिन्न देशों के, तो इनके संविधानों के अंदर केवल राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था या नागरिकों के अधिकारों की बात की गई है। नागरिकों के अधिकारों की बात की है। भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में ना केवल शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी उल्लेख दे रखा है। आपने देखा होगा संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाएं, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाएं, या ओबीसी आयोग या SC ST आयोग वगैरह, इन सब का उल्लेख भी, वित्त आयोग वगैरह ऐसी संस्थाओं का उल्लेख भी यहाँ दे रखा है। तो राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था का भी काफ़ी हद तक उल्लेख हमारे संविधान में ही दे दिया है और उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता के बारे में दे दिया है। तो इसलिए भी हमारा संविधान विस्तृत है। मतलब हम कहेंगे कि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ
शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है, बातों को शामिल किया गया है, कई सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, बड़ा संविधान हो गया दोस्तों। और क्या कारण हो सकते हैं? आप जितना एनालिसिस करोगे, अपने आप एनालिसिस करोगे, जरूरी नहीं है कि किताब में लिखे हो वही पॉइंट हो, आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए, चीज़ों को समझिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। एक और पॉइंट निकल के आएगा। आप देखिए, अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। अमेरिका के मूल संविधान में जो 1789 में लागू हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख नहीं था। 1791 में 1791 में पहले 10 संविधान संशोधनों के द्वारा अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, मूल संविधान में नहीं था। लेकिन हमारे देश के अंदर जब संविधान डे 1 से लागू हुआ, उसी टाइम से भारतीय संविधान के अंदर आपको पता है मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल कर लिया गया दोस्तों। तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से जनता के अधिकार क्या हैं, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर रखा, सरकार के कर्तव्य क्या हैं, सरकार के लिए दिशा निर्देश क्या है, या आम नागरिकों के राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या हैं, इन सब चीज़ों को भी संविधान में जगह दे दी गई है, स्थान दे दिया गया है। इसलिए भी भारत का संविधान विश्व के अन्य देशों के संविधान से क्या है, ज़्यादा विस्तृत है, ज़्यादा बड़ा संविधान है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो मेरा पहला पॉइंट था, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भारत के संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी मैं उस पर चर्चा नहीं की है कि विश्व का सबसे विस्तृत लिखित है या औपचारिक है या लिखित है, उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट पॉइंट पर करूंगा, इसलिए मैंने अलग से पॉइंट बना दिया है उसका। बहुत सी किताबों में इन दोनों को मिला करके एक साथ दे रखा होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक पॉइंट आपका क्रिस्टल क्लियर हो, एक एक बात आपकी क्रिस्टल क्लियर हो, अच्छे से समझ में आए। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि अपने साथ में जब भी जो भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को अपन पढ़ें, चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोथ सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री एंड नेट जेआरएफ वगैरह, नेट स्लेट और पीएचडी वगैरह जो कर रखा है, और एक 15 ईयर्स का, लगभग 15 साल का एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं आपको बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा अगर आप लोग मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही पढ़ते रहेंगे, प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है लिखित एवं औपचारिक संविधान। आज की क्लास की जो बातें हैं उनको मैं यहीं रोक रहा हूँ, क्लास भी लगभग 1 घंटे के समथिंग हो चुकी है, तो एक साथ में थोड़ा सा बर्डन भी ठीक नहीं है। ये जो मैंने पढ़ा है इस वीडियो को बड़े आराम से, शांति से, सोचते हुए, समझते हुए पढ़िएगा, मेरा दावा है। फिर बुक को पढ़िएगा, आप जो भी बुक पढ़ें, जो भी रिकमेंड करें वो सब पढ़िएगा। आपको मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। यहाँ पर फैक्ट भी और कॉन्सेप्ट भी दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, ये इसकी बात, ये कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात हो, आपके डाउट सेशन में इनके क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग वहाँ जो अपना क्वेश्चन आवर्स का जो सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।